हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अपने घर पे होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये डाइस चैप्टर का चौथा वीडियो है, यानी चौथा लेक्चर होगा। पिछले क्लास में आपको टाइप 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। आज हम लोग टाइप 4 देखेंगे, टाइप 5 देखेंगे, टाइप 6 देखेंगे, टाइप 7 देखेंगे। जितने हो सके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे क्लास में आज उनका पहला दिन है, वो सबसे पहले मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक आप लाइक नहीं करोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, तब तक यहाँ से जो कुछ भी अपलोड होते हैं वो आपके पास तक नहीं पहुँचेगा। यदि पहुँच भी गया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दैट्स वाई कंपलसरी है कि जैसे आप डेली क्लास में जाते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, सेम उसी तरह यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। देखो, वीडियो अपलोड होता है, इसका मतलब क्या है कि आप उसको देखो, एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो। क्योंकि जब तक देखते रहोगे ना तब तक बातें क्लियर होती रहेंगी। जिस दिन आपने प्रैक्टिस में लाना उसको छोड़ दिया तो वहां से आप उस चीज को भूलने लगते हो। दैट्स वाई ये ऑफलाइन वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत मददगार है। आप जब चाहे तब उसको देख सकते हो। तो देखो, आप जब तक देखोगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पे टाइप 4 की बात करूँ, पिछले क्लास में टाइप 3 तक हुए थे, यानी उसमें 3 डाइस वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपके सामने अब कितने डाइस होंगे? 4 डाइस होंगे। देखो, डाइस कितने भी हो, मुझे 2 डाइस को ही लेना है और हमें उन 2 डाइस को लेना है जिन्हें लेने के बाद जिनका अपोजिट हमें चाहिए वो स्पष्ट रूप से आ जाए, एग्जैक्ट आ जाए। पॉसिबिलिटीज वाले आंसर हमें अप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंसर सीट में पॉसिबिलिटीज वाले आंसर होते नहीं है, लेकिन आप पहले कोशिश करो कि एग्जैक्ट जिसका अपोजिट चाहिए वो आप बता सको, और उस प्रकार हमें दोनों डाइस का क्या करना है? चयन करना है। चलो क्वेश्चन टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ये मेरा पहला डाइस है, ये मेरा दूसरा डाइस है, ये मेरा तीसरा डाइस है, ये मेरा चौथा डाइस है। और पूछा किसका अपोजिट है? 6 का अपोजिट पूछा है। देखो, मैंने आपको क्लोज डाइस के 4 नियम लिखवाए थे। चारों में से जिसका अप्लीकेबल या जिसका रूल अप्लाई हो सके उसको करो, लेकिन सबसे आंसर सेम आना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि सर आप रूल नंबर फर्स्ट को ही लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई जरूरी नहीं है। यदि रूल नंबर 2 से भी क्वेश्चन बन जाए तो आप बना लो, रूल नंबर 3 से भी क्वेश्चन बन जाए तो बना लो, रूल नंबर 4 से भी क्वेश्चन बन जाए तो बना लो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आने चाहिए, सबसे सेम आंसर आने चाहिए। यदि नहीं आते तो आप समझ जाना है कि आपसे कहीं क्या हो रही है? गलती हो रही है। चलो मैं देखता हूँ। मैं यदि बात करूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो पहले मैं फ्रॉम डाइस ए एंड बी, मैं पहले ए और बी को लेता हूँ। तो ए और बी में सबसे पहले मेरा क्या काम है कि देखना है कि कितनी संख्याएं कॉमन है, कितनी संख्याएं कॉमन है। तो देखो 6 3 2 6 2 4 6 6 2 2 दिए गए। अब देखो यहाँ पे कितनी संख्याएं कॉमन होती हैं? 2 संख्याएं कॉमन होती हैं। अरे बोलो ना, कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 6 2 6 2। तो दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई 2 संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो, दिए गए किसी 2 डाइस में यदि कोई 2 संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो, तो दोनों डाइस की बची हुई संख्या आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी यहां से निकला 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4। अब आप हमें एक बात समझाओ कि पूछा है 6 का अपोजिट और आप 3 का अपोजिट 4 निकाल के दे रहे हो, ये तो फिजूल की बात हो गई। मुझे उन 2 डाइस को लेना है जिन्हें लेने के बाद मुझे जिसका अपोजिट चाहिए वो एग्जैक्ट आ जाए। यानी यदि पहले और दूसरे को कंपेयर करने से 3 का अपोजिट 4 आता है तो यूजलेस है। मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसको कंपेयर करने से जो मुझे चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। अब देखो, ए के साथ सी को लेते हैं, ए और सी, 6 6 6 6 दिख रहा है ना? और कुछ कॉमन है? नहीं है, बोलो नहीं है। तो दोनों में यदि कोई एक संख्या कॉमन है, दोनों में यदि कोई एक संख्या कॉमन है, तो आप उस कॉमन संख्या से ही या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यदि आपके क्वेश्चन में दोनों डाइस में कोई एक संख्या कॉमन होती है तो आप उस कॉमन संख्या से ही या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या तो क्लॉकवाइज चलो। यदि यानी हम ए और सी की बात करें तो क्लॉकवाइज चलते हैं, मान लो तो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज चल लो, दोनों की शुरुआत कहां से करना है? हमें कॉमन टर्म से ही करना है। कहां से करना है? कॉमन टर्म से ही करना है। तो देखो
6 2 3 6 2 3, तो यहां भी शुरुआत कहां से करोगे 6 से, तो 6 5 4। ऑल थिंग इज क्लियर? बातें आ रही समझ में? बातें आ रही समझ में? मैंने ए और बी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए और बी को लेने से 3 का अपोजिट 4 आता है, जो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने ए का कंपेयरिंग किससे किया? सी से किया। तो जब आपने ए का कंपैरिजन सी से किया तो दोनों में कोई एक संख्या कॉमन है, और जहां कहीं भी कोई एक संख्या कॉमन होती है तो वहां पर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हो। तो यदि मैंने ए और सी को लिया तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मेथड का यूज किया, तो शुरुआत कहां से करोगे? कॉमन टर्म से। तो देखो 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 5 4 6 5 4 6 5 4। नियम कहता बाबू कि जो जिसके नीचे आएगा वह इसका क्या है? अपोजिट है। यानी 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट कभी 6 होगा? आप बताओ, कभी भी दो समान नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो बाबू जहां पर संख्या रिपीट करेगी, आप उस संख्या के बदले वैसी संख्या को लिखोगे जो अभी तक प्रयोग में नहीं आया है। यानी वो संख्या कौन सी है? 1। यानी 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। तो मैंने यहाँ पूछा आपके क्वेश्चन में कि 6 का अपोजिट बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 6 का अपोजिट 1। लेकिन जैसे ही तीनों पेयर बन के आते हैं, आप देख लो कि यदि 3 का अपोजिट 4 है तो इन चारों में कहीं भी 3 और 4 का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने 3 और 4 को आपस में एक दूसरे का क्या बताया? अपोजिट बताया। तो जो अपोजिट है वो कभी भी आपस में कहीं जुड़े नहीं होते हैं। यानी 3 का अपोजिट 4 है तो 4 का कनेक्शन 3 से नहीं होना चाहिए। देख लो कहीं है? सही है। 2 का अपोजिट 5 है तो 2 और 5 भी आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। होंगे तो यदि ये हो गया तो तीनों गलत है, ये हो गया तो तीनों। किसी भी पेयर को यदि अपोजिट है तो वो आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए। बस यही एक चीज तुम ध्यान रखोगे। कब? जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हो। 2 का अपोजिट 5, तो 2 से कहीं 5 कनेक्ट है? क्लियर है? 6 का अपोजिट 1, 6 से कहीं 1 कनेक्ट है? क्लियर है? यानी 6 का अपोजिट क्या हुआ? 1 हुआ। और रिजल्ट कहां से आया? जब आपने ए को किसके साथ कंपेयर किया? सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। अब आप कहोगे सर कि क्या ए बी सी डी चारों में से मैं किसी को लेकर बना सकता हूं? तो बिल्कुल लेके बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आने चाहिए। आप उन्हीं 2 डाइस को लोगे जिन्हें लेने के बाद मुझसे जो सवाल किया जाए उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, देखो अब मैं यहां पे करता हूं फ्रॉम डाइस। यहां पे देखो फ्रॉम डाइस ए बी एंड सी। अब हम तीनों को लेते हैं। अब कहोगे सर कि आपने बोला था कि आपको 2 ही डाइस लेने हैं, आप तो तीनों को लेके बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ चेक कराता हूँ, यूनिवर्सल मेथड से चेक कराता हूँ कि यदि मुझे 6 का अपोजिट चाहिए, किसका अपोजिट? 6 का अपोजिट चाहिए, तो 6 से जो नंबर जुड़ गया वो कभी भी उसका अपोजिट नहीं होगा, और 6 से जो नहीं जुड़ेगा वह इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। तो देखो 6 से जुड़ने वाले नंबर हो गए 4, यानी 6 का अपोजिट 4 नहीं है। 6 से जुड़ने वाले नंबर हो गए 5, यानी 6 का अपोजिट 5 नहीं है। 6 से जुड़ने वाले नंबर हो गए 2, यानी 6 का अपोजिट 2 नहीं है। 6 से जुड़ने वाले नंबर हो गए 3, यानी 6 का अपोजिट 3 नहीं है। और कहीं है कोई नंबर? नहीं है। एक जो है ना वो देखोगे 6 से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो बाबू जो नंबर आपस में जुड़े नहीं होते हैं वही एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी यहाँ से भी आपको पता चला कि 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? ऑल थिंग इज क्लियर? बातें आ रही समझ में? नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बाबू कि आप 3 का अपोजिट बताओ। किसका अपोजिट? 3 का। 2 5 1 1 5 6 4 6 5 2 4 3। देखो 3 का अपोजिट चाहिए मुझे, तो फ्रॉम डाइस यदि मुझे 3 का अपोजिट चाहिए तो एक चीज आप अपने दिमाग में रखो कि यदि आपने ए और बी को लिया, थोड़ा सा सोचो कि यदि आपने ए और बी को लिया
तो 5 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 दोनों में कितने नंबर कॉमन है? 2। दोनों में कितने नंबर कॉमन है? 2। तो यदि 5 1 5 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 2 का अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अब बताओ कि ए और बी को लेने से कोई फायदा है? अरे कोई बेनिफिट है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो मुझे चाहिए था, जिसका अपोजिट मुझे चाहिए, वो यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। डेट्स वाई मुझे ए और बी को नहीं लेना है। तो जब ए और बी को नहीं लेना है तो आप बी और सी को लेके देखो। अरे किसको? बी और सी को लेके देखो। अच्छा, ए और बी को आपने लिया था, चलो यहाँ पे देखो, यदि आपने ए और बी को लिया था तो 5 1 5 1 दोनों में कॉमन है, 5 1 5 1 दोनों में कॉमन है। तो जब दो संख्याएं दोनों में कॉमन है तो बचे हुए नंबर आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी यहां से निकला 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6। अब आ जाओ, फ्रॉम डाइस बी एंड सी, तो देखो इसमें कॉमन 6 5 6 5 6 5 6 5 दोनों में यहां भी 2 नंबर कॉमन है। तो यदि किसी दो डाइस में कोई भी दो संख्याएं दोनों डाइस में कॉमन हो तो बचे हुए नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी यहां से होगा 1 का अपोजिट 4। मेरे दोस्त मित्र देखो, जब 2 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, तो जो 2 नंबर बचे हैं वे आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो कौन से 2 नंबर हैं? तो यहाँ पे 3 है और रिमेनिंग क्या है? 5। यानी 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ऑल थिंग इज क्लियर। बातें आ रही समझ में? बातें आ रही समझ में? चलो आगे देखो। आप कहोगे सर कि आप इसको डायरेक्टली कैसे निकाल दिए, आप प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो सी और डी को लो, जरा सी और डी को लो। यदि आप सी और डी को लेते हो तो देखो कॉमन क्या है? 4। कितनी संख्याएं कॉमन है? तो 1। तो यदि दोनों डाइस में कोई एक संख्या कॉमन होती है तो आप उसी कॉमन संख्या से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, नियम याद है? चलो चलते हैं। फोर 5 6 क्लॉकवाइज चले हैं तो 4 5 और 6। तो यहां पे शुरुआत कहां से करोगे? कॉमन टर्म से ही। 4 2 और 3 देख लो। यहां पे देखो, यहां पे कह रहे हो कि 3 का अपोजिट 5 है, यहां पे दिखा रहा है कि 3 का अपोजिट क्या है? 6 है। अब देखो ये गलत कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। 3 का अपोजिट 6, यदि 3 का अपोजिट 6 है तो 3 और 6 को आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब चेक करो, 3 से कहीं 6 कनेक्ट है? नहीं है। 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 ये वाला पेयर तो सही हुआ। इसको चेक करो, 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5। यहाँ पे कह रहे हो कि सर 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 का अपोजिट 5 कब होगा? जब 2 और 5 आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। देख लो, दिखा क्या आपको? अरे दिखा। यानी यदि 2 का अपोजिट यहां से 5 निकल के आ रहा है तो 2 और 5 को कहीं भी आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 आपस में जुड़ गया। डेट्स वाई ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? गलत हो गया। यानी आप कंफर्म है कि सी और डी को लेकर नहीं बनाओगे, बिकॉज वहां से अपोजिट पेयर आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से क्वेश्चन को बनाओगे तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर रखना कि जो अपोजिट पेयर बन के आते हैं वे तीनों कहीं भी आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। कोई एक भी जुड़ेगा ना तो सब के सब क्या होंगे? गलत होंगे। डेट्स वाई ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ो और दिखाते तुम्हें। देखो यहां से ए और बी को चेक किए, ए और बी को चेक किए तो ए और बी में कंफर्म है कि 5 1 5 1 देख रहे हो, 5 1 5 1 दो संख्याएं कॉमन है तो बचे हुए नंबर आपस में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यानी 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6। कहीं भी देखो 2 से 6 जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। क्लियर है? आपने बी और सी को लिया, बी और सी को लिया तो बी और सी को लेने पर आपको 5 6 दोनों में कॉमन है, तो 2 नंबर कॉमन है तो यहाँ भी बचे हुए नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यानी 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4। आप हमें एक बात समझाओ कि जब 2 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, तो कौन सी 2 संख्याएं बची हैं? 3 और 5, वे भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे, बशर्ते कि वे आपस में न जुड़े हों। देखो कि कहीं जुड़ा है, यानी क्लियर है। यहाँ 3 का अपोजिट क्या होगा? 5। 5 इज ए राइट आंसर। नोट कर लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसका अपोजिट चाहिए? 3 का अपोजिट। किसका अपोजिट? 3 का। देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मुझे 3 का अपोजिट चाहिए। दिमाग में रखो कि हमें उन 2 डाइस को लेना है जिनसे 3 का अपोजिट आ जाए, वो भी एग्जैक्टली। तो देखोगे A और B को लेते हो तो 3 6 1 5 2 4 दोनों में कुछ कॉमन है। तो बाबू यदि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से एग्जैक्ट किसी का अपोजिट नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी में आएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ऐसे हमें काम नहीं करना है। अब देखो A का कंपेयर आप C से कर लो, A का कंपेयर आप किससे कर लो? C से। तो यदि आप A का कंपेयर C से करते हो तो देखो 3 6 1 3 1 5 3 6 1 3 1 5, तो 3 1 3 1 यानी यहाँ से 5 का अपोजिट 6 आएगा। तो आप 5 का अपोजिट 6 निकाल के क्या करोगे? मुझे 5 का अपोजिट चाहिए, नहीं चाहिए। किसका अपोजिट चाहिए? 3 का। तो मुझे 3 का अपोजिट निकालना है। अब आप देखो यदि मैं C और D को कंपेयर करूं, एकदम दिमाग स्थिर करके देखना, यदि मैं C और D को कंपेयर करूं तो देखो 3 5 1 3 2 6 3 5 1 3 2 6 दोनों में 3 है ना। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कि यदि 3 से 5 जुड़ गया तो 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा। 3 से 1 जुड़ गया तो 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा। 3 से 2 जुड़ गया तो 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा। 3 से 6 जुड़ गया यानी 3 का अपोजिट 6 नहीं होगा। आप हमें समझाओ कि जब 3 से 5 जुड़ गया, 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 6 जुड़ गया, यानी ये जो जुड़ जाते हैं ना वो कभी अपोजिट नहीं होते हैं। यानी कौन सी संख्या नहीं जुड़ी है? तो 4, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। लेकिन 3 का अपोजिट 4 कब होगा? जब 3 और 4 आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप अपने क्वेश्चन में मुड़ के देख लो कि 3 और 4 कहीं आपस में कनेक्ट तो नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ऑल थिंग इज क्लियर। बातें आ रही समझ में? कर लोगे? अरे कर लोगे। आगे बढ़ा जाए, 1-2 क्वेश्चन और देखा जाए। चलो ठीक है, देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का चौथा क्वेश्चन देखो। 4 डाइस है और कह रहा है कि इनका अपोजिट बताओ। यदि आप ए और बी को कंपेयर करते हो तो दोनों में देख रहे हो सर्किल कॉमन है। चलो ए और सी को कंपेयर करते हो तो दोनों में देख रहे हो ऊपर वाला रेक्टेंगल कॉमन है। अरे बोलो हाँ या ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन समझोगे, आगे बढ़ोगे, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूं कि फ्रॉम डाइस ए एंड सी, ध्यान से देखना, मैं ए और सी को लेता हूं तो ए और सी को लेते हो तो दोनों में क्या कॉमन है? ऊपर वाला रेक्टेंगल। तो यदि दोनों में कोई एक फिगर कॉमन है, एक सिंबल कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो वहां पे कौन सा रूल यूज करते हो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से जितने भी क्वेश्चन को बनाओगे तो लास्ट में जो अपोजिट पेयर बन के आते हैं वे आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। यदि वे कहीं भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आप समझ जाना कि आपसे कहीं क्या हो रही है, गलती हो रही है। चलो मैं चलता हूं फ्रॉम डाइस ए एंड सी बाई क्लॉक मेथड। रेक्टेंगल रेक्टेंगल यहीं से शुरुआत करते हैं जी। तो रेक्टेंगल, सिंगल सर्किल, डबल सर्किल, क्लियर है? अरे क्लियर है। चलो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और इक्वल्स। अब देखो यदि ये दोनों सिंबल आपस में अपोजिट हैं तो इनको इन चारों डाइस में कहीं भी जुड़े नहीं होने चाहिए। चेक करो, डबल सर्किल का कनेक्शन इक्वल्स से नहीं होना चाहिए। डबल सर्किल का कनेक्शन इक्वल्स से है, नहीं है। इक्वल्स का कनेक्शन डबल सर्किल से है, नहीं है। इक्वल्स का कनेक्शन डबल सर्किल से है, नहीं है। इक्वल्स का कनेक्शन डबल सर्किल से है, नहीं है। यानी ये करेक्ट है। बोलो हाँ या ना। यानी इक्वल्स का अपोजिट डबल सर्किल, इक्वल्स का अपोजिट डबल सर्किल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? चलो सिंगल सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल है। यदि सिंगल सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल है तो इन चारों डाइस में कहीं भी सिंगल सर्किल का कनेक्शन ट्रायंगल से नहीं होना चाहिए।
ट्रेंगल से कहीं सिंगल सर्किल का कनेक्शन है, ट्रेंगल से कहीं सिंगल सर्किल का कनेक्शन है, सिंगल सर्किल का कनेक्शन कहीं ट्रेंगल से है, सिंगल सर्किल का कनेक्शन कहीं ट्रेंगल से है, नहीं है, यानी ये भी पेयर क्या है, सही है। यहाँ पे पूछा तो है ना कि ट्रेंगल का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, सिंगल सर्किल। क्लियर है बाबू, अरे क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो ये दो समान आकृतियां कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, तो जहां पर कोई नंबर, जहां पर कोई सिंबल रिपीट करेगा, वहां पर आप उस नंबर के बदले, वहां पर आप उस संख्या के बदले, वहां पर आप उस सिंबल के बदले वैसे सिंबल, नंबर, अल्फाबेट का यूज करोगे जो अभी तक प्रयोग में नहीं आया है। तो बाबू अभी तक प्रयोग में क्या नहीं आया, डबल वाला रेक्टेंगल। और यदि ये दोनों फिगर आपस में अपोजिट है तो इनको भी कहीं आपस में जुड़े नहीं होना चाहिए, चेक कर लो, यानी ऑल थिंग इज क्लियर। कर लोगे, आगे बढ़े, टाइप चेंज करें। देखो कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन फिजूल की बातें नहीं करोगे, फिजूल की बातें नहीं करोगे। हाँ, यदि फीडबैक या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस वो भी बताओ कि सर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ बताओगे, पॉजिटिव निगेटिव हर एक बात है, लेकिन फिजूल की बातें नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट टाइप को चलते हैं, टाइप 5। चलो टाइप 5 को देखते हैं बाबू। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान में रख के चलना होगा। देखो इसके फॉर्मेट ही अलग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। M, X, A, L और Y, यहाँ पे कुछ है, ये भरा हुआ है कि खाली है, मुझे बताओ, ये भरा हुआ है कि खाली है, खाली है ना, खाली है ना। तो सबसे पहले आप याद रखो कि इस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे, देखो यहाँ पे यदि प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो इसका मीनिंग अलग है, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इस तरह के डाइस को सबसे पहले आप इंसर्टेड डाइस कहते हो। क्या कहते हो बाबू, इंसर्टेड डाइस। ये आपकी कौन सी डाइस है, इंसर्टेड डाइस। इंसर्टेड दैट मीन्स खाली। ये कौन सी डाइस है, इंसर्टेड डाइस। समझ में आया। देखो यहां पे यदि साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो इंसर्टेड नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब कि जगह खाली है, खाली को आप इंसर्ट कहते हो। क्या कहते हो, इंसर्ट कहते हो। तो यदि आपके क्वेश्चन इंसर्टेड डाइस के होते हैं, यदि आपके क्वेश्चन इंसर्टेड डाइस के होते हैं तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनना, एक बार समझाएंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बनाने का तरीका कि जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी, पहले सुनो बाद में सॉल्व करना, जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी उसे छोड़ देते हो, जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी उसे छोड़ देते हो। क्लियर है। दूसरी बात, इंसर्टेड डाइस को छोड़ने के बाद जो दो डाइस बच जाते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करना है। उन्हें आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। पहली बात कि जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी उसे छोड़ोगे। दूसरी बात कि इंसर्टेड डाइस को छोड़ने के बाद जो दो डाइस बच जाते हैं उन्हें आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयरिंग करते वक्त ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, जरूरी है कि दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन होने चाहिए, एक। ये देखो ये आप नहीं करोगे, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। यदि वो क्वेश्चन आपका इंसर्टेड डाइस का है तो जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी उसे हमें छोड़ देना है, और इंसर्टेड डाइस को छोड़ने के बाद जो दो डाइस आपके सामने होंगे उनको आपस में कंपेयर करोगे, और कंपेयरिंग करते वक्त आपको दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन मिलेंगे, कितने लेटर कॉमन मिलेंगे, तो एक। आप बिल्कुल नहीं सोचोगे सर कि दो मिलेंगे तो क्या करेंगे, मिलते ही नहीं है। आप कंफर्म रहो, श्योर रहो कि दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन होते हैं, एक। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये डाइस मेरी इंसर्ट है, इसको मुझे काउंट नहीं करना, तो जब ये काउंट नहीं होगा तो कंपेयर किसके बीच होगा, ए और सी के बीच, यानी यहां पे लिखोगे फ्रॉम डाइस ए एंड सी। यदि मैं ए और सी को कंपेयर करूं तो देखो एम एक्स ए वाई पी, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है
और वो कितने लेटर है, तो 1 लेटर है। मैंने आपको नियम में बताया है कि यदि किसी दो डाइस में कोई भी एक नंबर, एक सिंबल, एक अल्फाबेट कॉमन होते हैं तो वहां पर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हो। लेकिन ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते समय हमें कॉमन टर्म से ही चलना है। यदि आपने फर्स्ट वाले डाइस में क्लॉकवाइज का यूज किया है तो आगे नेक्स्ट वाले डाइस में भी क्लॉकवाइज का ही मेथड यूज करना है। और दूसरी बात कि जो अपोजिट पेयर बन के आएंगे वे आपस में नहीं जुड़े होने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो फ्रॉम डाइस ए एंड सी दोनों में ए कॉमन है तो आप ए से ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करोगे। तो देखो मैं यदि यहां पे बात करूं क्लॉकवाइज मेथड का, तो AXM AYP। अब देखो M का अपोजिट P, कहीं M से P कनेक्ट है? नहीं है। X का अपोजिट Y, कहीं X से Y कनेक्ट है? नहीं है। A का अपोजिट A, कभी दो समान अल्फाबेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे? नहीं होंगे। अब यहां पे ध्यान से सुनो, जहां पर कोई नंबर या जहां पर कोई अल्फाबेट रिपीट करेगा तो उस रिपीटेड नंबर या अल्फाबेट के बदले आप ऐसे नंबर और अल्फाबेट का यूज करोगे जो इन दोनों में नहीं हो, लेकिन कहां पर होने चाहिए? इंसर्टेड में होने चाहिए। फिर से एक बात सुनो, जो अल्फाबेट या नंबर रिपीटेड होगा आप उस अल्फाबेट या नंबर के बदले वैसे अल्फाबेट और नंबर का यूज करते हो जो इन दोनों डाइस में नहीं हो, लेकिन कहां पर होने चाहिए? इंसर्टेड में होने चाहिए। तो आप हमें बताओ कि इंसर्टेड में कितने अल्फाबेट हैं? तो 2, L और Y। किसका यूज हो चुका है? Y का, यानी किसकी बारी है? L की, यानी यहां पर A का अपोजिट क्या होगा? L होगा। A का अपोजिट क्या होगा? L होगा। किसका अपोजिट पूछा है? L का, यानी L किसके नीचे है? A के नीचे, यानी A इज ए राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा मेहनत करोगे सब कुछ पकड़ में होगा। और आप ऐसे पढ़ो कि किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे आसानी से बन जाए। ये आप पढ़ाई का स्रोत नहीं रखोगे कि सर मेरे से यही एक मीडियम का किताब क्वेश्चन बनता है, दूसरे मीडियम का जो बुक लाते हैं उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का बाबू कोई लिमिट नहीं है को क्या पूछेगा। डेट्स वाई मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आ जाए डाइस से, यदि मुझे टीचर ने पढ़ा दिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने चाहिए, सभी के सभी क्या होने चाहिए? सॉल्व होने चाहिए। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला तरीका बाबू कि जो डाइस आपका इंसर्ट होगा उसे आप काउंट नहीं करते हो। तो जब आप इसे छोड़ दोगे तो आपके सामने कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कंपेयर करोगे तो देखो फ्रॉम डाइस ए एंड बी, ए और बी को कंपेयर करने भी पता चला कि दोनों में एक संख्या कॉमन है। वो संख्या कौन सी है? 6 है। तो दिए गए किसी दो डाइस में यदि कोई एक संख्या दोनों डाइस में कॉमन हो तो आप उस कॉमन संख्या से या तो क्लॉकवाइज है और या तो एंटी क्लॉकवाइज मेथड का यूज करते हैं। यानी यदि क्लॉक और एंटी चले तो कहां से चलोगे? कॉमन टर्म से। तो चलो ऊपर क्लॉक चला था तो यहां पर एंटी चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है कहां से? तो कॉमन टर्म से, यानी 6, 1 और 3। 6, 5 और 2 गलत हो रहा है ना? हाँ, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना। मुझे कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी 6, 2 और 5, 6, 2 और 5, 6, 2 और 5। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। कहाँ से? तो दोनों में 6 है, 6 से ही चलोगे। तो देखो 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 3 का अपोजिट 5। तो 3 का अपोजिट 5 है तो 3 का कनेक्शन 5 से नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट यदि 2 है तो 1 और 2 आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए। क्लियर है? अब बताओ कि 6 का अपोजिट 6 होगा। यहीं पे ध्यान देना कि जो नंबर रिपीट करेंगे आप उस नंबर के बदले वैसे नंबर का यूज करोगे जो इन दोनों डाइस में नहीं हो, लेकिन कहां पर होने चाहिए? इंसर्टेड में होने चाहिए। तो इंसर्टेड में 4 है और 3 है। किसका यूज हो चुका है? 3 का, यानी किसकी बारी है? 4 की, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा? 4। यदि 6 का अपोजिट 4 है तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? बातें स्पष्ट हो रही हैं? समझ में आ रही है?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि सर जो आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, या थोड़ा सा भी डाउट हो उसे लिखो। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो डाइस इंसर्ट है, इसे काउंट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। और जब ये छूट जाएगा तो तुम्हारे सामने कितने बचेंगे? 2 डाइस, उसको कंपेयर कर लो। ए और बी को कंपेयर करते हो तो दोनों में क्या कॉमन है? सी कॉमन है। इसी सी से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं क्लॉकवाइज चलो तो CA1 CA1 क्लियर है। तो यहां से भी सी से चलोगे क्लॉकवाइज ही तो C82। और अभी तक लॉजिक यही बताया गया कि जो जिसके नीचे होगा वो इसका क्या है? अपोजिट है। और यदि वो दोनों पेयर अपोजिट हैं तो वे आपस में कहीं भी जुड़े नहीं होने चाहिए। यदि आप कहते हो सर कि 1 का अपोजिट 2 है तो 1 और 2 के बीच में कनेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं है, क्लियर है। ए का अपोजिट 8 है तो ए और 8 के बीच में कनेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं है, क्लियर है। आप बताओ कि सी का अपोजिट सी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो समान नंबर, समान अल्फाबेट, समान सिंबल कभी भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। दैट्स वाई आप इस रिपीटेड अल्फाबेट के बदले वैसे अल्फाबेट का यूज करोगे जो इन दोनों में नहीं है लेकिन किस में होने चाहिए? इंसर्टेड में होने चाहिए। तो मेरे भाई इंसर्ट में 1 है और क्या है? 3 है। किसका यूज हो चुका है? 1 का, यानी किसकी बारी है? 3 की, यानी सी का अपोजिट 3 तो 3 का अपोजिट सी। ऑल थिंग इज क्लियर। बातें आ रही समझ में? अब तो आसान लग रहा होगा, मजा आ रहा है बनाने में, समझने में। जैसे होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताओगे। यदि प्रॉब्लम है तो फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो इसे। चलिए इसे सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से सॉल्व करिए। देखो चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका आप नाम क्या रखोगे? इंसर्टेड डाइस। इंसर्ट डाइस मीन्स खाली, और जो डाइस आपकी इंसर्ट होगी उसे मुझे काउंट नहीं करना है। जब बी को आप काउंट नहीं करोगे तो बचेगा क्या? ए और सी। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम डाइस ए एंड सी। ए और सी को देखोगे तो PNL MLQ दोनों में L कॉमन है ना। तो यदि आपके दोनों डाइस में कोई एक अल्फाबेट कॉमन है तो आप उस एक अल्फाबेट जो कॉमन होते हैं उस कॉमन टर्म से ही या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यदि क्लॉकवाइज ही चलूं तो शुरुआत कहां से करना है? दोनों में L से। तो L, N और P, L, M और Q, P का अपोजिट Q। तो P का अपोजिट Q है तो तीनों में कहीं भी P और Q के बीच में कनेक्शन नहीं होने चाहिए। देख लो, क्लियर है। N का अपोजिट M, N का अपोजिट M है तो N और M के बीच में भी कनेक्शन नहीं होने चाहिए, क्लियर है। अब बताओ कि L का अपोजिट L होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सर जो अल्फाबेट रिपीट किया है उस अल्फाबेट के बदले मुझे वैसे अल्फाबेट का यूज करना है जो इन दोनों में नहीं हो, लेकिन कहां पर होने चाहिए? इंसर्टेड में होने चाहिए। तो इंसर्टेड में O है और M है। देखो M आ चुका है, अब किसकी बारी है? O की, यानी यहाँ पर क्या आएगा? O आएगा। तो जब L का अपोजिट O तो O का अपोजिट L। ऑल थिंग इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? अरे कर लोगे? विश्वास है कि कर लोगे? और यदि नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, सबको सब कुछ बताए जाएंगे। क्वेश्चन भी आप भेज सकते हो मेल के थ्रू। जो भी बातें आपको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन करें कि के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करो। आप रीजनिंग में इतने परफेक्ट हो जाओगे, इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको किसी और कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, बशर्ते कि जैसे पढ़ाया जाए वैसे आप पढ़ो, नोटबुक बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो। धन्यवाद।